Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically, in this video, we are gonna cover the शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ मॉडल पेपर 2025। ये सेकेंड ईयर जोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, रीजनिंग क्वेश्चन एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन बोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन फूड हैबिटेट, और एक और होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिफरेंट होती है। तो इसीलिए जो नेचर है या एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में। किसी में यूरिया, किसी में यूरिक एसिड है, किसी में अमोनिया है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या एक्टिन और मायोसिन में इंटरेक्शन होगी? नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि ये एसेंशियल होता है फॉर क्रॉस ब्रिज साइकिल, क्योंकि ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं, जब इंटरेक्ट करते हैं तभी हमारी जो मसल हैं वो लाइक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉस ब्रिज साइकिल हम इसी को कह रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये इनिशिएट करता है प्रोसेस को बाय विच इट कैन बाइंड टू एक्टिन leading to the formation of cross bridges and then subsequent muscle contraction occur. क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इंटरन्यूरॉन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स को एसोसिएशन न्यूरॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बिटवीन होता है, कि इन दोनों को बाइंड करवाता है, जॉइन करवाता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये मीडिएटर होता है बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। लाइक हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर और एक होता है हमारा इंटरन्यूरॉन। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, ये रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। वो डिटेक्ट कर रहे हैं किसी भी स्टिमुलस को, कोई भी इंटरनल है, कोई भी एक्सटर्नल चेंज है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो उसने डिटेक्ट किया दैन जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जस्ट ड्यू टू सेंसरी न्यूरॉन्स वो इंफॉर्मेशन को या स्टिमुलस को, इम्पल्सिस को लेके आता है इंटर न्यूरॉन्स के पास जो हमारे ब्रेन में होते हैं। एंड देन मोटर न्यूरॉन ये काम करते हैं कि उस इम्पल्स को, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं इफेक्टर्स तक, ताकि वो इफ़ेक्ट जनरेट करे। इफ़ेक्ट है कोई भी मसल हो सकता है, कोई भी ग्लैंड हो सकता है। अब हमारी तरफ, या फिर आप देखें कि अगर आपने किसी हॉट सब्जेक्ट को हाथ लगा लिया तो आप फ़ौरन से ही रिफ्लेक्स करेंगे, उसको क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम कह रहे होते हैं ये इफ़ेक्ट है, और ये कर रहा होता है मोटर न्यूरॉन। तो आपने ये याद रखना है हमेशा कि इफ़ेक्ट जनरेट ज़रूर होना है। आपने अपने हाथ को अलग करना है उस जगह से जहाँ भी गर्म चीज़ है, उससे हटाना है। तो वो क्यों हो रहा होता है? वो हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। MCQ नंबर 4 है वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये आपने याद रखना है कि न्यूरो का मतलब है ब्रेन, और हाइपोफाइसिस निकला है हमारे हाइपोथैलेमस से। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कंटेन करता है एंडिंग्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, जिनकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो फाउंड होती है हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। इवन इसको ये कह रहे होते हैं कि वेट कांस्टेंट जो एक मार्कर है, या फिर हमारे पास हम सेंटर कह सकते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस में ही होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ उन्होंने 2-3 महीने डाइटिंग करी एंड देन वापस से उनका वेट वैसे ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो वेट है ना ये कांस्टेंट होता है, और ये हाइपोथैलेमस ही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये चीज़ें आपने हाइपोथैलेमस को ज़रूर समझना है अच्छे तरीके से कि इसका फंक्शन क्या होता है। देन आपको पता चल जाएगा कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके दो हार्मोन्स होता है। एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन, जो ऑफकोर्स ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या होता है? उसके 2 काम होता है, या तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग लेबर, या फिर उसका दूसरा काम होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीटॉक्सिन हो रही होती है आफ्टर लेबर। एक तो ये काम हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक है ADH, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, और इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब वेसोप्रेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। तो ये चीज़ है कि ये दोनों हार्मोन्स तो सिक्रीट हो रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं हाँ कि सिक्रीट हो रहे हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, लेकिन रिलीज़ कहाँ से हो रहे हैं? ये हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्यों? क्योंकि ये स्टोर होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जस्ट बिकॉज ऑफ द एंडिंग्स। ये जो 2 एंडिंग्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, जिनकी सेल बॉडीज़ हैं हाइपोथैलेमस में, कि इसके थ्रू हार्मोन्स आ रहे होते हैं और स्टोर हो रहे होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में।
क्वेश्चन नंबर 5 है वाई हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज़ बेटर दैन मेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है क्योंकि फ़ीमेल की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए ये बेटर होता है। इम्यूनी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इम्यूनी रिस्पॉन्स। एस्ट्रोजन एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो इन्फ्लुएंस करता है एडेप्टिव इम्यूनी सिस्टम को, लीडिंग टू बेटर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्टियस एंड डिजीजेस। या आप लिख सकते हैं बेटर। कुछ आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑफ कोर्स एक फ़ीमेल है और उसमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आगे जाके उसने बच्चे भी पैदा करना है, तो यही चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज़रूर होगा, वो बेटर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई यूट्राइन वॉल थिकन ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज। तो यूट्राइन वॉल थिक हो जाती है सिक्रीटरी फेज में, क्यों? सिक्रीटरी फेज निकला ही सिक्रीशन से, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन। ये जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये थिक हो जाता है प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि जो प्रोजेस्टेरॉन है या एस्ट्रोजन है ये प्रमोट करता है ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल इन द एंडोमेट्रियम, मेकिंग इट सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर अ possible pregnancy for a fertilized egg to implant and then develop into an embryo। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी देन ऑफ कोर्स शेडिंग हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन अकर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डू वी शिवर इन कोल्ड कंडीशंस। कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड टेम्परेचर में शिवरिंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि जो हमारा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं हीट को, ताकि वार्म अप कर सकें हमारी बॉडी को, इसलिए शिवरिंग हो रही होती है कोल्ड टेम्परेचर्स में। आपने देखा ही होगा बाल खड़े हो जाते हैं तो ये वैसो डायलेशन वेजो कंस्ट्रक्शन, हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ये थोड़ा सा है ना, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं डायलेशन और कंस्ट्रक्शन में। डायलेशन का मतलब होता है डायलेट हो गई हैं, आपने हमेशा पढ़ा होगा। हम यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है कोल्ड टेम्परेचर में, लाइक वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तब उसमें से जो खून है, जो ब्लड है, वो बहुत कम फ्लो कर रहा है। जब वो कम फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट कम यूज़ होगी, तभी हमारी बॉडी शिवरिंग वगैरह कर रही होगी, वेसल्स को वहाँ से कंस्ट्रक्ट कर देगी ताकि ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना हो ब्लड को फ्लो करने में। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं वेसोडाइलेशन की। तो वेसल डायलेट हो जाती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा, जब हम बहुत हॉट टेम्परेचर में होते हैं ना, तो हमारी वेसल डायलेट कर जाती हैं कि भाई खून बहुत लाइक है ना, जब वेसल डायलेट होती है तो प्रेशर कम हो जाता है। कम प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा होता है और हीट जो है ना वो यूज़ हो रही होती है, तभी हम कहते हैं कि वेसोडाइलेशन। और इसमें ये मैकेनिज़म्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी फिर लाइक अडेप्टेशंस होती हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डू स्केलेटल मसल्स एक्सपीरियंसेस फटीग आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज। तो ये बहुत ईजी है जस्ट बिकॉज ऑफ द एनारोबिक रेस्पायरेशन। हम ये कहेंगे कि ये जो एनारोबिक मैकेनिज्म होता है इसमें हम हमेशा लैक्टिक एसिड के बारे में बात करते हैं। एटीपी की प्रोडक्शन तो हो रही है, लैक्टिक एसिड एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन हाँ जो मिकदार है वो कम होती है। एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है लेकिन वो एनारोबिक हो रही है, उस हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तभी फटीग होता है। फटीग होती है इनएबिलिटी टू डू वर्क, नहीं काम कर सकता। आपने देखा होगा कोई भारी कैन उठा लें और वो चौथी मंजिल पे लेके आए तो क्या होगा, आपके जो मसल्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा इनकार कर देंगे कि अब हम काम नहीं कर सकते। वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड करेंगे, क्योंकि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे मसल्स में, एंड देन उसकी वजह से जो मसल फाइबर्स हैं वो वो ही लैक्टिक एसिड है वो प्रिवेंट कर रहा होता है मसल फाइबर्स को कि वो रिस्पॉन्ड ना करें स्टिमुलस की तरफ, एंड देन उसमें कॉन्ट्रैक्शन अकर नहीं होगी। तो ये है आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज, बिकॉज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज accumulation of lactic acid occur in the muscles just because of the anaerobic ATP production। नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 मैकेनिज्म मेंशन द कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन्स एंड रेमेडीज़। तो कॉजेस में हमें पता ही है कि कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, अगर सोडियम ज़्यादा हो जाए, पोटेशियम ऑक्सीलेट कुछ भी ज़्यादा हो जाए तो वो फिर स्टोन बना लेता है। पहले ये कंबाइन होता है एंड देन फॉर्म करता है क्रिस्टल्स को, एंड देन प्रोग्रेसिवली ग्रो करता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये अब स्टोन बन गया है। तो लिथोट्रिप्सी वगैरह हो रही होती है, आपने बहुत सुना होगा, अब तो स्टोन्स बहुत कॉमन है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पाउंड्स हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास है रेमेडीज़। तो इसमें वाटर इंटेक ज़्यादा कर दिया जाए, सोडियम कैल्शियम इंटेक बहुत कम कर दिया जाए, तो इसी वजह से हो रहा होता है। पता है हमेशा ऐसे ये भी कहते हैं
कि जब विटामिन डी की ना कमी हो रही होती है, हमें पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है विटामिन डी की कमी होती है, हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा है ना फिजिसी हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया। तो काफ़ी सारे लोग विटामिन डी या कैल्शियम ऐसे ही अलग अलग लेने शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, तो जब भी लें दोनों साथ लें। ऐसा ना हो कि कैल्शियम लेते जा रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बोन्स कभी भी हार्ड नहीं होंगी, वो सॉफ्ट ही रहेंगी। तो ये चीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक मेडिकल में आपको आके पता होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकेशंस होती हैं, रिड्यूस सोडियम इंटेक है, हीट और ये जो हमारे कोल्ड पैक्स होते हैं इनको अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं टू रिलीफ पेन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो डिफाइन एड्स और इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट है। ये मुझे बहुत अजीब सा क्वेश्चन लगा है, लाइक लिटरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, बहुत फजूल क्वेश्चन है। एड्स में पहले तो आपने से बता देना कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसमें हमारी बॉडी जो है ना वो अपने ही सेल के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है। इवन इसमें जो टी सेल्स होते हैं ना उस पर इतना बुरा अटैक होता है हमारी इम्यून सिस्टम का कि वो बेसिक काम ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं ना जिससे हमारी बॉडी खुद ही बग़ैर मेडिसिन के ठीक हो जाती है, उस इन्फेक्शन से भी नहीं बच पाते। तो ये चीज़ है कि ये अटैक कर देता है, एक वायरस होता है जो अटैक कर देता है हेल्पर टी सेल्स को, अ टाइप ऑफ लेम्फोसाइट्स, एंड देन उसकी वजह से बेसिक जो इन्फेक्शन है उससे भी बॉडी नहीं बच पाती है। इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट है, ये सिर्फ आपने याद ही करना है, अब इसमें हम क्या ही पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कार्टिलेज इन दी स्केलेटल सिस्टम। तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि कार्टिलेज एवेस्क्यूलर होते हैं और ये एक प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। लाइक कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन बोन्स टू प्रोवाइड कुशन, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ताकि बोन्स आसानी से मूव कर सकें, गिविंग देम पर्टिकुलर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस एंड वेट बेरिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग मूवमेंट। तो ये आपने याद रखना है कार्टिलेज का कि कुशन के तौर पे काम करता है, वेट बेरिंग जो हमारे स्ट्रेसेस हैं, हम लाइक चल फिर रहे हैं तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज कर रहे हैं। हाँ ये वस्कुलर होता है, इसके पास वेसल्स नहीं होती है, ठीक है, तो ऊपर जो लेयर होती है ना उससे ही न्यूट्रिशन ले रहा होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बहुत इजी है, ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोलैक्टिन, ठीक है, उसके बाद आपको लाइक आप रिप्रोडक्शन में 3-4 हार्मोन पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। लुटनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। इसके बाद थोड़ा सा आ जाए मेलेनोसाइट्स पे। मेलेनोसाइट्स मेलेनिन होता है, जो लाइक मेलेनिन ना होना तो ये जो स्लीप वेक साइकिल होती है ना ये भी ना हो सके, रात में हम लोगों को नींद आ जाती है, तो ये कैसे रात में ही आती है, तो ये स्लीप वेक साइकिल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दी मेलेटोनिन ये हो रही होती है और ये सेरोटोनिन से बन रहा होता है। बहुत डिटेल मैकेनिज्म है लेकिन आपने सब ये याद रखना है कि मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है जो आप एड्रिनल ग्लैंड में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है, बहुत ईजी है, सोमेटोट्रोपिन भी इसको कह रहे होता है, ग्रोथ ही हो रही होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, इसका नेम है। इसके अलावा थॉइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थॉइरॉइड में हम पढ़ चुके हैं TSH है। इसके अलावा लाइक वही थॉइरॉइड, इसको T1 और T2 ऐसे कह रहे होते हैं ना, तो यही चीज़ है, इसमें कॉर्टिसोल वगैरह हम पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा है डिफाइन हाइपोथर्मिया, डिस्क्राइब द बॉडीज़ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू काउंटर इट। तो बहुत इजी है, हाइपोथर्मिया का मतलब है टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम का मतलब होता है कोल्ड टेम्परेचर, तो जब भी कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा तो बॉडी कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एडेप्टेशंस को वो करेगी, इनकाउंटर करेगी। तो यहाँ पे आपने सिर्फ यही रखना है कि कंजर्व बॉडी हीट इन हाइपोथर्मिया, प्रस्पायरेशन रिड्यूसेस, लाइक जो स्वेटिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, ब्लड डाउन टू स्किन वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लड कम फ्लो करता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड वेसल्स वेसो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, इस कंडीशन को कहते हैं perspiration reduces and blood flow down to skin. द सबक्यूटेनियस फैट्स बिकम थिक, लाइक हमारी बॉडी है, ठीक है, उसमें पहली लेयर जो है वो स्किन है एंड देन डीप सुपरफिशियल फेशिया होता है, सबक्यूटेनियस फैट है, तो ये जो है ना थिक हो जाता है, इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम कर रहा होता है टू कंजर्व हीट इन दी बॉडी, ताकि जो कोल्ड टेम्परेचर है वो इतना अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो यस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है, डिफ्रेंसिएशन है टेटनी और टेटनस में। तो बहुत ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो टेटनी और टेटनस बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, लिटरली वाइवा में मुझसे फर्स्ट ईयर में पूछा था। तो टेटनी और जो टेटनस होता है ना, इसको हम टेटनी को टेटनिक सीजर भी कहते हैं। ये एक मेडिकल साइन होती है जिसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स की, ठीक है।
टेटनी जस्ट बिकॉज ऑफ दी हाइपोकैल्सीमिया हो रहा होता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो गया है, तो उसमें आपने देखा होगा झटके लग रहे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा रोज़ों में, अभी कभी आप शॉपिंग मॉल वगैरह गए हो, और लाइक मॉल तो नहीं, वहाँ पे तो एसी होता है, अगर आप कहीं बाज़ार वगैरह गए हो तो आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी में कुछ लोगों की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको झटके आने लगने शुरू हो जाते हैं, तो वो होते हैं हाइपोगैल्सीमिया की वजह से ग्लूकोज कम हो गया है। हाइपोगैल्सीमिया में भी सीजर्स आते हैं, उनको हम टेटनी कहते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। इसका ये मतलब है कि ये आपके हाथ में नहीं है। वॉलेंट्री होता है हमारे हाथ में, इनवॉलेंट्री होता है हमारे हाथ में नहीं है। तो ये इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होते हैं, जिसको हम सीजर्स भी कह रहे होते हैं। ये कॉज होते हैं डिसऑर्डर से, जो इंक्रीज़ कर देता है एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ मसल सेल को, बार 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 मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। A person may die only if tetany occur in respiratory tract. Of course हमारे मसल्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, लैरिंग्स हैं, फेरिंग्स हैं, सारे मसल्स हैं, तो अगर यही बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं, तो उस वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। इसके अलावा टेटनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब यही है सिर्फ और सिर्फ कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से सीजर्स हो रहे होते हैं, टेटनी हो रही होती है। जबकि टेटनस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने सुना होगा टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। तो यही होता है कि अगर कहीं ज़्यादातर हमेशा टेटनस देखा जाता है कि जो है ना, कहीं बाइक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसको रगड़ लग गई है रोड से, तो ये जो टेटनस है ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। लिटरली अगर कभी चोट लगे, कोई लाइक कहीं रगड़ लग गई है, तो टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लो, क्योंकि ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड देन उसमें एक बैक्टीरिया होता है, रोड पे बैक्टीरिया होता है जो आगे कहीं भी इन्फेक्शन हुआ है अंदर चला गया बॉडी में, देन फ़ौरन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसने अफेक्ट कर दिया। इवन ये जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग भी हो सकता है, जो कॉन्टेमिनेटेड नीडल्स होती हैं। इसके अलावा मे डाई व्हेन द इन्फेक्शन बिकम सीवियर, तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन ही हो रही होती है टेटनस में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया हो रही होती है, और पर्सन में डाई व्हेन द इन्फेक्शन बिकम सीवियर। सो येस, दैट्स इट, दिस इज़ इनफ। सो येस, अब नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि वो नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स को बट हम ये यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो इनवॉलेंट्री होता है, लाइक हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं या फिर हमारे जीआईटी के मसल्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के, वो सारे मसल्स इनवॉलेंट्री है। हम ये नहीं कर सकते कि अभी हमने खाया और हम खाना अपना हज़म नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ये डाइजेशन वगैरह हमारे हाथ में नहीं होती। इवन हमारा जो हार्ट है वो फ़ौरन लाइक इनवॉलेंट्री है, ठीक है, हम उसको नहीं कर पा रहे कि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करें फिर बाद में ना करें, तो ये चीज़ें होती हैं इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती हैं, इनवॉलेंट्री मैकेनिज़्म होता है। तो आपने ये याद रखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये होता है जो कंट्रोल करता है हमारे सोमैटिक और कार्डिक मसल्स को। उसके बाद उसकी दो अदर टाइप्स होती हैं, डिफ्रेंसीशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये वर्क करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस। आपके पीछे कोई भी डॉग लग गया है, ये इमरजेंसी कंडीशन है, फ़ौरन से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करेगा। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वर्क करता है ड्यूरिंग रेस्ट और रिलैक्स कंडीशंस। लाइक आपने खाना खा लिया है, देन अब ये काम करेगा। आपने देखा होगा खाना खा के नींद आ रही होती है, तो वो क्यों आ रही होती है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ रही होती है। तो ये डिक्रीज़ कर देता है ब्रीथिंग रेट को, हार्ट बीट को डिक्रीज़ कर देता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर देता है, लेकिन डाइजेशन को ये इंक्रीज़ करता है। बस ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं हमें नींद आ रही होती है, क्यों? क्योंकि डाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, मसल कॉन्ट्रैक्शन सब डिक्रीज़ हो जाता है। जबकि अगर आपने देखा होगा आपके पीछे डॉग लग जाए तो आपका हार्ट रेट फ़ौरन से इंक्रीज़ होगा, ब्रीथिंग रेट जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे होंगे, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन तेज़ होगी, आप फ़ौरन से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम फ़्लाइट और फ्राइट हार्मोन फ़्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स भी कह रहे होते हैं, तभी ये जनरेट होता है। और इसमें हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फ़ाइट हार्मोन्स कह रहे होते हैं। वो होता है हमारा
एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, और वो होता है रिलीज या सिक्रीट कह सकते हैं एड्रिनल मेड्यूला से। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अभी से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखोगे ताकि फिर एमडी में आसानी हो। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।